आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के दरमियान आज मुंबई में होगी वफ़द सतह की बातचीत। दोनों रहनुमा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 6ठे एडिशन से भी करेंगे खिताब। दिल्ली में 1816 करोड़ रुपए के मंसूबे से जमुना होगी साफ। वज़ीर दाखिला अमित शाह करेंगे मंसूबों का आगाज। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे कैनबरा। दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर ऑस्ट्रेलिया के आला रहनुमाओं से करेंगे तबादला ख्याल। इसराइल और हमास ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर किया इत्तफाक। तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई के साथ ही इसराइली फौज मुकर्ररा इलाकों से हटेगी पीछे। विशाखापट्टनम में खवातीन क्रिकेट आलमी कप में भारत का जनूबी अफ्रीका से मुकाबला आज। पहले 2 मैच जीत चुकी टीम इंडिया के हौसले हैं बुलंद। खबरें अब तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुंबई में बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर के साथ भारत बरतानिया जामी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त का जायजा लेंगे। दोनों रहनुमा इलाकाई और आलमी अहमियत के उमूर पर भी बात करेंगे। दोनों रहनुमा सिनत के माहिरीन, पॉलिसी साजों और इख्तराकारों के साथ भी बातचीत करेंगे। वजीर आजम मोदी और वजीर आजम स्टारमर मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 6ठे एडिशन में भी शिरकत करेंगे और इस मौके पर कुलीदी खिताब करेंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 दुनिया भर से इख्तराकारों, पॉलिसी साजों, मरकजी बैंकरों, रेगुलेटर्स, सरमायाकारों, माहिरीन तालीम और सिनत के रहनुमाओं को यकजा करने का काम करेगा। तकरीब में 75 से जायद ममालिक से 1 लाख से जायद शुरा की शिरकत की उम्मीद है। और बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर ने आने वाली दिवाली के त्यौहार के मौके पर मुंबई में दिए रोशन किए, जो कि भारत और बरतानिया के दरमियान गहरे सकाफती ताल्लुकात की अलामत है। सदर द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 रोजा दौरे पर होंगी। सदर जमहूरिया आज शाम राजकोट पहुंचेंगी। कल 10 अक्टूबर को सदर गिर नेशनल पार्क का दौरा करेंगी और सासन गिर में मकामी कबायली बिरादरी के अरकान से बातचीत भी करेंगी। अगले दिन 11 अक्टूबर को सदर मुर्मू अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ के 71वें जलसा तकसीम इसनाद में शिरकत करेंगी। इस दौरे के दौरान सदर जमहूरिया सोमनाथ मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर भी जाएंगी और पूजा करेंगी। उमूर दाखिला और इमदाद बाहिमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज दारुल हुकूमत दिल्ली में 1816 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उनका इफ्तिताह करेंगे। ये तकरीब आज शाम 4 बजे के करीब दिल्ली के विकासपुरी में होगी, जहां जदीद स्वेज नेटवर्क प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया जाएगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि वजीर दाखिला यमुना की सफाई और पीने के पानी की फराहमी से मुतालिक मंसूबों का आगाज करेंगे। इससे दरियाए जमुना को आलूदगी से पाक बनाने की मुहिम को तक़वियत मिलेगी। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कैनबरा पहुंचे हैं। कैनबरा में पार्लियामेंट हाउस में ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्श ने उनका इस्तकबाल किया। ये दौरा एक तारीखी मौके पर हो रहा है क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया जामी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप CSP के क़याम के 5 साल मना रहे हैं। अपने दौरे के दौरान राजनाथ सिंह अपने ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब के साथ 2 फरीकी बातचीत करेंगे और सिडनी में एक कारोबारी गोल मेज कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे, जिसमें दोनों तरफ से सिनत के रहनुमा शिरकत करेंगे। वो ऑस्ट्रेलिया के दीगर कौमी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरे के दौरान 3 मुआहिदों पर दस्तखत किए जाने का प्रोग्राम है, जिसमें मालूमात के तबादले, मैरीटाइम डोमेन और मुश्तरका सरगर्मियों के शोबे में ताउन को मजीद फ़रोग़ दिया जाएगा। मजीद बना ये दौरा दोनों फरीकों को 2 तरफ़ा ताल्लुकात और दिफाई शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के नए और बामानी इक़दाम तलाश करने का एक अहम मौका फराहम करेगा। 2014 के बाद किसी वज़ीर दिफा का ऑस्ट्रेलिया का ये पहला दौरा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में
कल शाम एक स्कूटर में अचानक जोरदार धमाके से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इत्तलात के मुताबिक कोतवाली इलाके के मिश्री बाजार में पेश आने वाले इस वाक़े में 8 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि धमाका पटाखे और स्कूटर में रखे हुए धमाका खेज मवाद से हुआ है। पुलिस फिलहाल इस मामले की तहकीकात कर रही है। ये अब्दुल्ला की शॉप है, उसके सामने 2 स्कूटी थी। स्कूटी में ब्लास्ट होता है। एक लेडी यहाँ पर कूड़ा बीनने का काम करती है, वो काफी सीरियसली इंजर्ड हुई है। टोटल मिलाकर के 8 लोग इंजर्ड हुए। 4 लोग थोड़ा सीरियस इंजर्ड थे, उनको हमने लखनऊ भेज दिया है। 2 लोगों को मामूली चोटें थे, उनको जिला अस्पताल से वो जा चुके हैं। 2 लोगों को जिला अस्पताल में उपचाराधीन है। अभी हमें यहाँ पर पटाखों का एक पैकेट मिला है और ये भी मेरे संज्ञान में लाया गया है कि इस इलाके में इलीगली जो है पटाखों की स्टॉकिंग होती है, बिक्री होती है, जिसमें इलीगल ढंग से जो लाइसेंस लिए बगैर जो है रियासी इलाके में नहीं रखा जा सकता, पर गलत ढंग से रखे जाते हैं। और इसमें कुछ लोगों का जो जिसमें हमारे विभागीय लोग हैं उनका संरक्षण होता है, तो हम लोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और सघन अभियान चलाएंगे। रियासी इलाके में जिसने स्टॉकिंग रखी हुई है, इलीगली जो है पटाखे रखे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारत के बढ़ते हुए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की कवरेज को आलमी सतह पर नुमायां पजीराई मिली है। हाल ही में 3 अक्टूबर को मलेशिया में ईसा ने भारत को इस मैदान में शानदार कामयाबी से नवाजा। बैनुल-अक़वामी समाजी तहफ़्फ़ुज़ एसोसिएशन ISSA ने मुख्तलिफ सतह पर अपने शहरियों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भारत की कोशिशों और मुतालिका स्कीमों के मौसर नफाज को तस्लीम किया है। हमारे सीनियर नामानिगार शैलेंद्र मिश्रा ने इस मौजू पर वज़ारत मेहनत और रोज़गार सेक्रेटरी वंदना गुरनानी से बात की। हाल के वर्षों में देखें तो भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में खासी बढ़ोतरी हुई और इसको लेकर ग्लोबल मान्यता भी मिली है। हाल ही में भारत को ISSA अवार्ड मिला है सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में। इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव वंदना गुरनानी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज में। कितना मायने रखता है ये अवार्ड एक आम भारतीय की नज़र से? अभी हमें 3 अक्टूबर को इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ईसा की तरफ से उनका जो वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम मलेशिया में हुआ था, उसमें भारत सरकार को ये अवार्ड मिला है। ये ग्लोबली टॉप मोस्ट अवार्ड है। हमारे माननीय मंत्री जी ने ये अवार्ड रिसीव किया है। 2015 में हमारी कवरेज केवल 19% थी, ये आज बढ़ के 64% हो गई है। इसका रिजल्ट ये है कि हमारे 94 करोड़ पॉपुलेशन जो है हमारी, वो सोशल सिक्योरिटी से आज कवर्ड है। और जो हम ये सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, ये एक लाइफ साइकिल अप्रोच से कवर्ड है। बच्चे को चाइल्ड केयर की फैसिलिटी हमारा ICDS योजना से लेकर माँ को मातृवंदना योजना या पोषण PM पोषण कार्यक्रम का जो लाभ मिलता है, वहाँ से लेकर आगे आयुष्मान भारत PMJ स्कीम में जो हेल्थ कवरेज मिलता है, इंश्योरेंस की कवरेज मिलती है कई स्कीमों में अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए, पेंशन स्कीम, ये पूरी एक लाइफ साइकिल में जो कवरेज हमारे देश में हमारे नागरिकों को जो मिल रही है, उसको वैलिडेट करते हुए जो हमारे देश में एक साइलेंट रेवोल्यूशन हुआ है जिससे ये कवरेज बढ़ी है, उसको आज हमें वर्ल्ड स्टेज पर, ग्लोबल स्टेज पे ये रिकग्निशन मिला है और ये टॉप मोस्ट अवार्ड मिला है, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है। किन मानकों पर भारत की जो प्रगति है वो बहुत उल्लेखनीय रही है, जिनको ध्यान में रखते हुए ये ग्लोबल अवार्ड दिया गया? हमारी जो विभिन्न स्कीम्स हैं उनमें काफ़ी एक्सपेंशन हुआ है। बहुत सी नई स्कीम्स आई हैं जिसमें कवरेज हो रहा है। पेंशन की स्कीम हुई और जैसे मैंने बताया कि चाइल्ड केयर की, हेल्थ कवरेज की, हमारे अपनी EPFO ESIC जो हमारे मंत्रालय के अंडर है, उनके नंबर ऑफ मेंबर्स और बेनिफिशरीज का कवरेज काफ़ी बड़ा है। तो ये तो एक नंबर्स बड़े हैं जो 94 करोड़ की कवरेज हुई है। उसी के साथ साथ ईसा का जो अवार्ड है, उन्होंने ये अवार्ड देते हुए 164 कंट्रीज़ का उन्होंने पूरा एक इवैल्यूएशन किया है, उसमें से उन्होंने भारत देश को सिलेक्ट किया है। नंबर्स के अलावा वो देखते हैं कि पॉलिटिकल कमिटमेंट कैसी है देश में, उसके अलावा देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग कैसी रही है स्टेट हमारे कंट्री में, और दूसरा वो देखते हैं कि इसमें टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी हमने कैसे यूज़ की और कितनी लेवरेज की है। तो यही सब मानदंड यूज़ करते हुए उन्होंने रिकग्नाइज करके नंबर्स और हमारे जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उसको देखते हुए उन्होंने ये इवैल्यूएशन करके इस वर्ष हमें ये टॉप मोस्ट ग्लोबल ऑनर दिया है। अगर हम भारत से पहले बात करें तो कौन कौन से वो प्रमुख देश हैं जिनको ये अवार्ड मिल चुका है? ये 2013 में शुरू हुआ था,
तो 13 में ये पहले ब्राज़ील को मिला, 16 में चाइना को मिला, फिर 19 में रवांडा को मिला और फिर उसके बाद 22 में आइसलैंड को मिला और इस बार 2025 में हमारे देश को मिला। संगठित सेक्टर में लोग काम करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा असंगठित सेक्टर में लोग काम करते हैं और कहा जाता है कि ये वो चुनौती रही है भारत के सामने कि उनको कैसे सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई? चूँकि असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं श्रमिक हों या बाकी कामगार हों या आम भारतीय अलग अलग वर्ग में जो, उनको किस तरह से सोशल सिक्योरिटी मिले, उसमें किस रणनीति पर काम किया गया, इससे इतनी बड़ी सफलता मिली? तो जैसे मैंने बताया कि हमारे देश में जो वेलफेयर है वो चाहे वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, दोनों सेक्टर्स की हम लोग ध्यान रखते हैं। तो जैसे इनफॉर्मल सेक्टर के लिए ई श्रम हमारा एक पोर्टल हमारे मंत्रालय का ही है, उसमें 32 करोड़ लोग हैं। ई श्रम पोर्टल के माध्यम से उनको 18 स्कीम से जोड़ा गया है। तो इस तरह इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको भी पूरा का पूरा इस विभिन्न स्कीमों का लाभ मिल रहा है। और जो मैंने बताया लाइफ साइकिल अप्रोच लेते हुए बचपन से लेकर ओल्ड एज तक कैसे एक डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस हो, ओल्ड एज में कैसे पेंशन का प्रावधान हो, तो पूरा ये एक नीति लाइफ साइकिल की जो एक नीति हम अप्लाई करते हैं या कन्वर्जेंस की एक हम लोग नीति यूज़ करते हैं, उसके माध्यम से ये कवरेज हमारे देश में बढ़ी है। तकनीक का कितना योगदान रहा इस सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने में भारत में, क्योंकि एक दशक में एक बहुत बड़ा बदलाव हम देखते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि टेक्नोलॉजी स्पेशली जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हम जैम बोलते हैं, जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये तो पूरा हमारा फाउंडेशन है। जो भी आज की तारीख में सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स, वेलफेयर बेनिफिट्स हमारे नागरिकों को मिल रहा है, उसका पूरा फाउंडेशन है, जो उसका पूरा क्रेडिट है वो इस फाउंडेशन को जाता है जिसमें हमें ये जैम ट्रिनिटी का उपयोग किया गया है। इतनी सारी योजनाएं, अलग अलग सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी हुई है, एक एकीकृत एक व्यवस्था हो जिसमें सभी तरह के जो नागरिक हैं उनको एक सोशल सिक्योरिटी मिले। इस पे हम निरंतर काम कर रहे हैं, हमारा देश काम कर रहा है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्यों से सब मिलके इस पे हमारे सिस्टम में काम चल रहा है। और हमारा मॉडल है कन्वर्जेंस का, लाइफ साइकिल अप्रोच का, कि हर एक नागरिक को अपनी लाइफ के विभिन्न स्टेजेस पे जो जो ज़रूरत है, चाहे वो बिगनिंग में न्यूट्रिशन की हो, चाइल्ड केयर की हो, मैटर्निटी की हो, हेल्थ की हो, पेंशन की हो, रेशन कार्ड की हो, फूड ग्रेन्स की हो, तो ये सभी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है लाइफ स्टेजेस पे, डिफरेंट लाइफ स्टेजेस पे, उसकी सरकार उनको सपोर्ट करे। तो उस दिशा में हमारा देश ने हमने काम किया है। और ना केवल कन्वर्जेंस, हम लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी काफ़ी ध्यान रखते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो सस्टेनेबल रहे। तो सस्टेनेबिलिटी में एक तो हम कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स की भी बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी में हमारे जैसे पेंशन फंड हैं उनकी इन्वेस्टमेंट की भी हम बात करते हैं कि हमारा जो इतना अच्छा फाइनेंशियल मार्केट है वो पेंशन फंड्स जो हैं बहुत अच्छे रूप से इन्वेस्ट किए जाते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट आता है उनसे ये फंड सस्टेनेबल होते हैं। और जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, अब हम अगर डीबीटी मिशन ही लें तो डीबीटी मिशन से जो अब लेटेस्ट डेटा अगर हम देखें जो अवेलेबल है, उससे बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैव बीन सेव्ड। तो अब हमारे लेटेस्ट डेटा ये दिखाता है कि 4,31,000 करोड़ की सेविंग हुई है डीबीटी के कारण। सभी स्कीम मिला के, केवल सोशल सिक्योरिटी नहीं, विभिन्न स्कीमों को मिला के इतना हमारे देश में सेविंग हुई है। तो ये सब एक हम कहेंगे फाइनेंशियल प्रूडेंस को देखते हुए हमने सस्टेनेबल रूप से काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो भारत को एक बड़ी सफलता मिली है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता मिली है सामाजिक सुरक्षा कवरेज में। भारत ने एक ऐतिहासिक बढ़त दर्ज की है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब इसे लेकर एक ग्लोबल मान्यता मिल रही है, अवार्ड मिल रहा है, जो दर्शाता है कि भारत ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है सामाजिक सुरक्षा के मामले में। कैमरामैन संजीव के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने आज अयोध्या में रामलल्ला का दौरा किया और सुबह की आरती में हिस्सा लिया। वो कल से अयोध्या के दौरे पर हैं। कल शाम उन्होंने सरयू आरती में भी शिरकत की थी।
और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ रेंज से टकराने वाले बर्फीले तूफान में 2 फौजी लापता हो गए हैं। चिनार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया, किश्तवाड़ रेंज में तैनात एक ऑपरेशनल टीम को 6-7 अक्टूबर की दरमियानी शब के दौरान जनूबी कश्मीर के पहाड़ों में शदीद बर्फानी तूफान और बर्फबारी का सामना करना पड़ा। उसके बाद से दोनों फौजियों से रब्ता मुनक़ता है। तलाश और बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से इसमें रुकावट पैदा हो रही है। केमिस्ट्री में इस साल का नोबेल इनाम 3 साइंसदानों को उनकी शानदार तहकीक पर दिया जाएगा। जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के साइंसदानों सुसुमो किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी ने धाती नामियाती फ्रेमवर्क की तरक्की का आगाज़ किया है। उनकी दरियाफ्त मौसमियाती तब्दीली के बारे में कीमती बसीरत फराहम करती है। इससे पानी के बुरहान जैसे आलमी चैलेंजों से निपटने की उम्मीद पैदा हो गई है। केमिस्ट्री में इस साल का नोबेल इनाम 3 साइंसदानों को उनकी शानदार तहकीक पर दिया जाएगा। स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2025 के केमिस्ट्री के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया है। इस बार ये एजाज़ 3 नामवर साइंसदान, जापान के सुसुमो किटागावा, ऑस्ट्रेलिया की रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका के उमर एम यागी को दिया जाएगा। तीनों साइंसदानों ने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स यानी मेटल कार्बनिक ढांचे के फरोग के लिए काम किया है और इसी सिलसिले में उन्हें इस एजाज़ से नवाजा जा रहा है। ये इनाम धाती नामियाती फ्रेमवर्क की तरक्की के लिए दिया जाएगा। ये एक ऐसी दरियाफ्त है जो सिर्फ लैब तक महदूद नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से काफ़ी गहरा ताल्लुक़ रखती है। 74 साला प्रोफेसर किटागावा जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। बरतानवी निजात 88 साला रिचर्ड रॉबसन ने यह तहकीक 1989 में शुरू की थी। दरे इसना फिलिस्तीनी निजात उमर एम यागी की कहानी दुनिया को मुतासिर कर रही है। उन्होंने अपना बचपन उर्दन के एक महाजिर कैंप में गुजारा और अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में प्रोफेसर हैं। ये खोज मुस्तकबिल के लिए नए मवाद और तवानाई के नए इम्कानात के दरवाजे खोल सकती है। साइंसदानों ने अब तक इन ढांचों के हज़ारों तग़य्युरात तैयार किए हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़ख़ीरा करने, आलूदा पानी को साफ करने और काबिल तजदीद तवानाई के नए तरीक़े तलाश करने में मदद दे रहा है। नोबेल कमेटी बराए केमिस्ट्री के चेयरमैन हेनरी लिंकन ने कहा है कि इस ढांचे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। ये मुस्तकबिल के लिए नए मवाद और तवानाई के नए इम्कानात के दरवाजे खोल सकते हैं। जीतने वालों को 11 मिलियन स्वीडिश कोरोना का इनाम मिलेगा, जो तकरीबन 10.3 करोड़ और 1 गोल्ड मेडल और 1 सर्टिफिकेट भी इसके बराबर दिया जाएगा। अवार्ड्स की तकरीब 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में होगी। इन तीनों साइंसदानों की इस खोज ने यह साबित किया है कि साइंस की दुनिया से निकली भी कोई भी तहकीक जब इंसानी ज़िंदगी से जुड़ती है तो वो सिर्फ तकनीक नहीं रह जाती, बल्कि इंसानी ज़िंदगी को बदलती है, उसे छूती है और ये एक कहानी बन जाती है। ये तहकीक मुस्तकबिल के लिए नई उम्मीदों के दरवाजे खोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। उर्दू अखबारात में जो सबसे पहली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से। रोज़नामा इनकलाब की इस सुर्खी पर हम नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म ने मुंबई को आलमी मालियाती मरकज़ बनाने के अज़्म का इजहार किया। ये सुर्खी इनकलाब ने लगाई है। और इसके बाद की अगली खबर है, बिहार में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC को सख्ती से नाफिज करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। और अगली सुर्खी जो हमने ली है वो है जुबिन गर्ग की मौत से मुतालिक, और इस मामले में आसाम के DSP संदीप गर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। आलमी सरमायाकारों के लिए हिंदुस्तान में सरमायाकारी का इस वक्त बेहतरीन मौका है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान पूरी तरह से तरक्की की राह पर तेज़ी से गामज़न है और बिहार के अवाम का इम्तिहान 6 और 11 को, पार्टियों का इम्तिहान आज से ही शुरू हो गया है।
इसके बाद की जो आखिरी सुर्खी है वो है हिंदुस्तान ने बरतानवी वज़ीर आज़म के दौरे के ताल्लुकात को एक नया बाब करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने दिवाली के पस मंज़र में पेश नज़र एक दिया भी जलाया है और हिंदुस्तान और बरतानिया के गहरे ताल्लुकात की अलामत इसको करार दिया। ये तो उर्दू अखबारात उनसे जुड़ी हुई चंद सुर्खियां। अब रुख करते हैं आलमी खबरों का। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि इसराइल और हमास दोनों ने उनके गजा अमन मंसूबे पर दस्तखत कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि तमाम यरगमालियों को बहुत ही जल्द रिहा कर दिया जाएगा और इसराइल अमन की तरफ एक मजबूत और पहला कदम उठाते हुए अपनी अफवाज को लाइन से वापस बुला लेगा। अफवाज पीछे हटेंगी। सदर ट्रंप ने इसका ऐलान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किया है और इसे अमन की जानिब एक तारीखी कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों फरीकों ने उनकी अमन की तजवीज़ के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं। इस मरहले में तमाम यरगमालियों की रिहाई और गजा से इसराइली फ़ौज के मरहलावार इनखला का इल्तिज़ाम है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, हम अपने तमाम यरगमालियों को घर वापस लाएंगे। उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया और अमरीकी टीम का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह कदम खत्ते में देर पा अमन की राह हमवार करेगा। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने भी तस्दीक की है कि पहले मरहले में जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद पर मुआहदा तय पा गया है। दूसरी जानिब हमास ने मुतालबा किया है कि बैनुल-अक़वामी फ़रीक इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इसराइल मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करेगा। इस जंग में अब तक 67,000 से ज़ायद फ़िलिस्तीनी और 400 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी मारे जा चुके हैं। 2 साल के तनाज़े के बाद ये पहला मौका है कि दोनों फ़रीक अमन के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं। अमन माहिदी से कबल अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इसराइली हमलों से होने वाले इंसानी नुकसान पर तशवीश का इजहार किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टेफन ड्यूजारिक ने कहा है कि गजा के इलाक़ों रमल और जैतून में इसराइली फ़ौज की कार्रवाई से हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। WHO के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों में तकरीबन 42,000 फ़िलिस्तीनी संगीन और ज़िंदगी बदल देने वाले ज़ख्मों का शिकार हुए हैं, जिनमें 10,000 से ज़्यादा बच्चे भी शामिल हैं। 5,000 से ज़्यादा एम्पुटेशन के वाक़यात दर्ज किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान दुजारिक ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सैटेलाइट सेंटर UNO सेट के ताज़ा तरीन तजज़िये के मुताबिक 83% इमारतों को भी नुकसान पहुँचा है, जिनमें 81,000 रिहायशी यूनिट भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इंसानी सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए कहा है कि बहुत से लोग शुमाली इलाक़े को छोड़ने से कासिर हैं, खुराक और रिहाइश की कमी का शिकार हैं, खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं। अमरीकी हुकूमत के शटडाउन के दरमियान एरिज़ोना का एक खैराती इदारा ज़रूरतमंद ख़ानदानों की मदद के लिए तैयार है। फिनिक्स में वाक़े सेंट विंस्टन डी पॉल सोसाइटी लोगों को खाना, किराया और दीगर खिदमात फराहम करती है। अमरीका में शटडाउन ने गैर यकीनी की फ़िज़ा पैदा कर दी है और सरकारी मुलाजमीन के लिए मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। इसलिए सेंट विंसेंट डी पॉल सोसाइटी अब हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए काम कर रही है। और आगे बढ़ते हैं खेल के मैदान की तरफ। विशाखापट्टनम में ख़वातीन के क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। भारतीय टीम ने अपने पहले 2 मैच जीत लिए हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका ने 1 जीता है और 1 में हार मिली है। अगर हम दोनों टीमों के दरमियान रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो भारतीय टीम अब तक अपने मुकाबलों पर गालिब रही है। वनडे फॉर्मेट में दोनों टीमें 33 मैच में आमने सामने हो चुकी हैं, जिनमें से भारत ने 20 और जनूबी अफ्रीका ने 12 जीते हैं। इसी तरह से 1 मैच बेनतीजा रहा। भारतीय टीम ने दोनों के दरमियान खेले गए आखिरी 5 वनडे मैचों में कामयाबी हासिल कर ली है, इसलिए इस मैच में भी भारत का ही हाथ है। अब पेश है मौसम का हाल।